स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज सुबह 5:43 पर पीएफआई को बैन कर दिया गया। नई दिल्ली में मोदी सरकार के बड़े पावरफुल मंत्री रात भर जागते रहे। खुफिया एजेंसी के अफसर रात भर काम करते रहे। 16 राज्यों की पुलिस 24 घंटे लगातार काम कर रही थी। होम मिनिस्टर अमित शाह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल लगातार संपर्क में थे। मोदी सरकार ने जो आज सुबह सुबह फैसला लिया, उसके पीछे करीब 100 घंटे की तैयारी है। कल रात करीब 8 बजे तय हुआ था कि पीएफआई को बैन करने का फैसला सुबह सुबह देश को बता दिया जाएगा। आधी रात के वक्त पूरे देश में जहां जहां पीएफआई ज्यादा एक्टिव है, वहां वहां कंट्रोल रूम से रिपोर्ट मंगाई गई। पीएफआई के कितने काडर कहां कहां बैठे हैं, कहां कहां छिपे हैं, क्या क्या गड़बड़ी कर सकते हैं, इसका सही सही अंदाजा लिया गया। बैन करने के बाद देश में शांति बने रहे, इसके लिए क्या क्या करना है, इसकी भी मिनट टू मिनट प्लानिंग हुई और फिर जाकर पीएफआई के दफ्तरों पर ताला लगाया गया। मोदी सरकार का यह सीक्रेट मिशन कैसे तैयार हुआ, पीएफआई के खिलाफ सबूत कैसे जुटाए गए और पीएफआई के बैन हो जाने के बाद कैसे मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम धर्म गुरुओं के बीच और मुस्लिम समाज के नेताओं के बीच सही तरीके से बात पहुंचाई गई, यह सब कुछ आपको दिखाते हैं इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। मोदी ने सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। पीएफआई और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और पॉइजन फॉर इंडिया का द एंड हो गया। गृह मंत्रालय ने एक्ट किया। ईडी, एनआईए, एटीएस, सीआरपीएफ और राज्यों की पुलिस ने ऑपरेशन ऑक्टोपस परफेक्ट किया। अगस्त के आखिरी हफ्ते में प्लान बना। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल की मीटिंग हुई। फाइनल एक्शन को मंजूरी मिली। फिर एनआईए और ईडी ऑपरेशन ऑक्टोपस में इन्वॉल्व हुई। 22 सितंबर को पहली स्ट्राइक, 27 सितंबर को दूसरी स्ट्राइक और 28 सितंबर को फाइनल स्ट्राइक के साथ पीएफआई का क्लोजर हो गया। प्लान बनने से पीएफआई पर प्रतिबंध लगने तक की पूरी इनसाइड स्टोरी थोड़ी देर में देंगे। पहले एक जरूरी बात, पीएफआई बाय बाय हो गई। मोदी विरोधी हाय हाय करने लगे। सबकी छाती पर मानो सांप लौटने लगे। कांग्रेस के सांसद बोले ये क्यों किया, लालू बोले ठीक नहीं किया, ओवैसी बोले ये सही नहीं हुआ, बर्क बोले मुसलमानों को टारगेट किया, कमलनाथ बोले पहले क्यों नहीं किया। ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं, उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है, ये मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज़ है। अगर आप ये कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ एक तरफ हो रहा है, नहीं, रेडिकलाइजेशन हर तरफ हो रहा है। इतने दिन ये हो रहा था, तो मेरा प्रश्न है आप क्या कर रहे थे? अगर ये पहले से चल रही थी और ये आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी, तो आप इतने साल क्या कर रहे थे? मोनलाइज करके देश में दंगा फसाद करके शासन में बना रहना चाहते हैं। तो पीएफआई का एक हुआ दिखा रहे हैं लोगों के ऊपर। तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए। आरएसएस को बैन मुनासिब नहीं है। इस तरीके से अगर बैन लगाएंगे तो सारी पार्टियां हिंदुस्तान की बंद हो जाएंगी, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। लोगों को इस बात का गुमान होने लगा है कि शायद ये भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक कदम है। मोदी के दुश्मन पीएफआई के एजेंट्स को अपना कंधा दे रहे हैं। कोई पीछे से पीठ थपथपा रहा है, कोई अपना झंडा उठाने को कह रहा है, तो कोई मोदी से पीएफआई के खिलाफ सबूत मांग रहा है। बैन को अघोषित आपातकाल का नैरेटिव करार दे रहा है। इन सब के बीच कोई ये नहीं बता रहा कि पीएफआई कर क्या रही थी, क्या करने वाली थी। तो देख लीजिए, पीएफआई के कट्टरपंथी आईईडी बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। एक्सप्लोसिव कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या मिलाना है, सबकी लिस्ट रेडी थी। सर तन से जुदा के लिए कौन कौन सा हथियार लाना है, कितनी धारदार चाकू बनानी है, सबूत आपके सामने है। समंदर के रास्ते हमले के दौरान कैसे चकमा देना है, कैसे बच निकलना है, हर चीज की तैयारी थी। पीएफआई को फंडिंग की कोई कमी नहीं थी।
गैर कानूनी तरीके से पैसे भी आ रहे थे, करोड़ों रुपए जमा भी हो रहे थे। 22 में मोदी पर हमला कैसे करना है, इसके भी दस्तावेज मिले हैं। 47 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र कैसे बनाना है, सीडी में एक एक डिटेल ढूंढ निकाली गई है। मुसलमानों को बहकाकर, वर्गलाकर लश्कर तैयबा, अल कायदा, इस्लामिक स्टेट ज्वाइन कराने की तैयारी थी। पीएफआई तो मर्डर कर रही थी, खून खराबा कर रही थी। पीएफआई तो दंगे करवा रही थी, देश को जलाने की स्क्रिप्ट लिख रही थी। मुसलमानों को सड़क पर लाने का काम 2020 में ट्रंप के आने के बाद से लेकर हर हंगामे की जड़ में पीएफआई। शाहीन बाग से लेकर किसान आंदोलन तक जितने भी प्रोटेस्ट हुए, उस प्रोटेस्ट की आड़ में मुसलमानों को भड़काने की स्क्रिप्ट पीएफआई की थी। तभी तो हत्या का मुकदमा भी इस संगठन के खिलाफ, हथियारों की ट्रेनिंग से लेकर गजवाए हिंद वाले मामले में भी पीएफआई का नाम इस कट्टरपंथी संगठन की पूरी चार्जशीट मौजूद है। लेकिन मोदी के दुश्मनों को केस का मेरिट नहीं देखना है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है। इसीलिए तो पीएफआई पर बैन लगने के बाद से लेकर अब तक मोदी का हर विरोधी पीएफआई की पैरवी कर रहा है। राहुल की पार्टी एक लाइन ले लेती है, मोदी पर अटैक करती है, लेकिन पीएफआई की दंगाई साजिश पर चुप्पी साध लेती है। बीजेपी समानता चाहती है, कांग्रेस पार्टी एकता चाहती है। बीजेपी अनेकताओं को दबाना चाहती है, कांग्रेस पार्टी अनेकताओं का जश्न मनाती है। मोदी and his ideology divides Indian society. What more do you want? You're trying to go round and round and round. पीएफआई पर बैन लग गया, कट्टरपंथियों की दुकान पर ताले लग गए, लेकिन कांग्रेस खुलकर पीएफआई का विरोध क्यों नहीं कर रही, सीधी लाइन क्यों नहीं ले रही, ये समझने के लिए केरल के मल्लापुरम की तस्वीरें ही काफी हैं। इस वक्त जितने भी मोदी विरोधी हैं, सब के सब पीएफआई की बी टीम बन गए हैं। सोचिए, पीएफआई पर बैन का ऑर्डर सुबह 5:43 पर आया। 6 घंटे बाद कांग्रेस का रिएक्शन आ गया, 7 घंटे बाद भाईजान का रिएक्शन आ गया। चंद घंटों के भीतर पीएफआई को डिफेंड करने वाली पूरी टीम तैयार हो गई। दिल्ली से केरल तक, यूपी से महाराष्ट्र तक, मोदी के सारे दुश्मनों ने पीएफआई के फेवर में पॉलिटिकल फील्डिंग शुरू कर दी। एजेंडा एक ही है कि मोदी को मिटाना है, इसलिए पीएफआई को सड़क पर लाना है। मोदी के दुश्मनों का यही 24 वाला फसाना है। वो कुछ भी कर सकती है। मुसलमानों का, हम मुसलमान हैं, हमारे साथ कितना इस देश में नाइंसाफी हो रही है और हुई है, तो इसका आज तक उसका उन्होंने कोई उसमें मरहम तक भी नहीं रखा। उनके हर काम को आप संदिग्ध यानी मशकूक निगाहों से देखते हैं, तो ये तो आपकी तंग नजरी है, ये बात नहीं। 24 का इंतजार है ना, तो 24 में ये फैसला 24 ही करेगा। 24 में जब ये इलेक्शन आएगा तो बहरहाल अपोजिशन एक जगह इकट्ठा होकर इन सारी बातों का जवाब दे देगा, और ये फैसला जब ही होगा 24 में। रेडिकलाइजेशन हो, एक्सट्रीमिज्म हो, हम उसका अपोज करते आए हैं। चाहे रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीम कोई भी करो, कोई ऑर्गेनाइजेशन करो, हम उसका अपोज करते आए हैं। मगर जब बैन कर रहे हैं तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए था। जो राइट विंग हो, मिडिल विंग हो, सेंटर विंग हो, कोई विंग हो, जो भी रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की तरफ किसी को लेकर जाता है, उसको अपोज करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ एक तरफ हो रहा है, नहीं, रेडिकलाइजेशन हर तरफ हो रहा है। पीएफआई को डिफेंड करने वाले कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो अब एक स्टेप आगे जा चुके हैं। ऐसे लोग पीएफआई पर बैन लगने से खुश नहीं हैं, आरएसएस को बैन करने की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं।
जबरदस्ती आरएसएस के खिलाफ एक नया नैरेटिव फिट कर रहे हैं। ध्यान रहे, निशाने पर मोदी ही हैं। सबका टेप एक जगह ही अटका है। आरएसएस को क्यों छोड़ रखा है? इसमें मोदी विरोधी नेता भी हैं, मौलाना भी हैं, एसडीपीआई से जुड़े लोग भी हैं। सब कैमरे पर आकर एलिगेशन तो खूब लगा रहे हैं, मगर आरएसएस कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि आखिरकार क्या सबूत है आरएसएस के खिलाफ। तो हर बात में हिंदू मुस्लिम मस्जिदों पर चढ़ के झंडा फहराना, भगवा ध्वज फहराना, ये बहुत गंदी बात है। हनुमान जी का पाठ करना मस्जिदों के सामने, ये क्या बताता है? ये बताता है कि इनको बिल्कुल कम्युनलाइज करके देश में दंगा फसाद करके शासन में बना रहना चाहते हैं। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, ये सब पर प्रतिबंध लगाइए। एकरूपता लगे, दिखने को लगे। ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा वाहिनी भी बनाए थे और आरएसएस को बैन पहले भी किया गया था, इमरजेंसी में भी, और एक साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं सबको बैन करिए। जो आपत्तिजनक बयानात देते हैं, तलवारें लहराते हैं, शमशीरें लहरा करके लोगों में प्रदर्शन करते हैं, खौफ भय पैदा करते हैं, तो पहला प्रदर्शन वो बैन उनके ऊपर लगना चाहिए था। जबकि उनके ऊपर बैन लगा करके इन्होंने झंडे के अलावा डंडा तक नहीं दिखाया और इन पर बैन लगा दिया। देश हित का मुद्दा यदि होता तो देश में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर पहले से ही बैन लग जाता। पीएफआई को अभी बैन लगने का ये कारण है कि 2024 के जो चुनाव है इसमें हिंदू मुसलमान करने के लिए उनके पास में वर्तमान में कोई भी मुद्दा नहीं है। वीडियोज है, तलवारें लेकर चलते हैं, बंदूकें लेकर चलते हैं, ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ये भी सरकार के पास में सबूत है। तो उनके ऊपर भी कौन तलवार लहरा रहा है? आरएसएस है, अभिनव भारत है और बहुत सारे उनके ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन सब सरकार को पता है, सब सरकार को पता है, मगर सरकार बयान नहीं लगा रही है क्योंकि सरकार ही उनकी है। तो सरकार कैसे बयान लगाएगी? जो लोग आज पीएफआई के बहाने आरएसएस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं वो एक सच छिपा रहे हैं, और वो ये कि आरएसएस किसी का सर तन से जुदा नहीं करता, गजवाए हिंद की धमकी नहीं देता, 47 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के पर्चे नहीं छपवाता था। ये सारा एजेंडा पीएफआई का ही था जो अब एक्सपोज हो चुका है। पीएफआई राष्ट्रद्रोही, संविधान विरोधी, मानवता विरोधी, हिंसा का संगठन है। ऐसी गतिविधियां सिर ना उठा सकें उनको पूरी ताकत के साथ सबक सिखाए, और ऐसा सबक सिखाए ताकि यह आतंकवाद और देशद्रोह सदा सदा के लिए भारत की धरती से मिट जाए। कांग्रेस पार्टी ने 1948 में बापू की हत्या के नाम पर संघ पर बैन लगाया और वह उस बैन को सिद्ध करने में असफल हुई। उसके बाद 1975 में कांग्रेस, उस समय की पंत प्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी ने तानाशाह बनने के लिए लोकतंत्र और संविधान को कुचलते हुए आपातकाल लगाते हुए संघ पर प्रतिबंध लगाया। अल्टीमेटली संघ पर से प्रतिबंध हटाना भी पड़ा और वह तानाशाही समाप्त हुई और देश में संघ लोकतंत्र का रक्षक बनकर उभरा। इसके बाद राम जन्मभूमि पर जो अवैध एक ढांचा बना था वह जब गिर गया, उस समय फिर से कांग्रेस सरकार ने संघ पर प्रतिबंध लगाया और बड़ा अनर्गल प्रचार किया, परंतु उस समय भी उनको मुंह की खानी पड़ी। जब जब संघ पर किसी भी दल ने उंगलियां उठाई तो वह सूर्य पर थूकने समान सिद्ध हुआ और वह थूक उन्हीं के चेहरों पर गिरा। पीएफआई के खिलाफ एक या दो नहीं, सैकड़ों ऐसे सबूत हैं जो अब पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। इसीलिए जिन लोगों के मन में कल तक पीएफआई को लेकर जरा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर था, अब वो भी खुलकर कहने लगे हैं कि मोदी ने ठीक ही किया।
पीएफआई पर बैन लगना जरूरी था और ऐसा कहने वाले हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। यानी इस वक्त डिवीजन करें तो 90% मुसलमान मोदी के फैसले के साथ हैं, मगर पीएफआई को प्रमोट करने वाले इनकी बात नहीं कर रहे, इनकी बात नहीं सुना रहे। ऐसे लोगों से सवाल है कि क्या ये देश के मुसलमान नहीं है? हमारे मुल्क की सालमियत को कोई भी जमात या कोई भी तंजीम अगर ठेस पहुंचाती है या ज़रर पहुंचाती है तो यकीनन उस जमात के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पीएफआई के हवाले से जो कुछ हो रहा है, अगर हकीकी मानों में देश हित में उन लोगों का किरदार अच्छा नहीं है तो हम ऑल इंडिया मरकज़ी इमाम कौंसिल की जानिब से इस बात का खैर मकदम करते हैं कि आइन के खिलाफ अगर कोई भी जाए तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी जंग थी, मेरे संगठन की लड़ाई थी और हम इस लड़ाई को बड़ी जिम्मेदारी से लड़। काश सही इस्लाम बताया होता, सही मैसेज दिया होता, कौम के नौजवानों को गुमराह नहीं किया होता तो आज ये पूरे दिन इन्हें देखने को नहीं मिलता। हमें खुशी है कि देश की सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई करी। जो भी देश के खिलाफ गतिविधि में मुलव्विस मिलता है, उसका हाथ मिलता है, या किसी संगठन से जो विदेशी संगठन है आतंकवादी उनसे मिलता है, तो सबको बैन होना चाहिए। देश में नफरत फैलाना, दूसरे धर्म के संगठनों के सदस्यों की हत्या करना, लोकतंत्र को कमजोर करना, देश में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और इसके संगठन जो थे सहयोगी संगठन ऊपर पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं भारत सरकार का। देर आए दुरुस्त आए। हुकूमत वक्त ने जो पीएफआई के ऊपर बैन लगाया है वो काबिल तारीफ है और वो उसके लिए बधाई के पात्र हैं और ये बहुत पहले लग जाना चाहिए था। सरकार से पहले यही डिमांड करी थी कि इस संगठन के खिलाफ यदि पूरे एविडेंस है तो इस पर जल्द से जल्द बैन लगाया जाए। और ये बैन उन लोगों के लिए एक सबक है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, जो संगठन देश के आइन के खिलाफ जाके काम करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। वो देखें कि देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं। सोचिए, पीएफआई और उससे जुड़ी संस्थाएं देश के 17 राज्यों में सक्रिय थी। अलग अलग राज्यों में पीएफआई और उसकी संस्थाओं के खिलाफ 1300 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। पीएफआई के केरल यूनिट का आईएसआई कनेक्शन भी एस्टेब्लिश हो चुका है। बांग्लादेश की जमात उल मुजाहिदीन जैसे संगठनों से भी पीएफआई के कॉन्टैक्ट्स थे। पीएफआई का नाम वैसे तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, इससे जुड़ी संस्थाओं ने भी अपने आप को सामाजिक काम करने वाले नाम के पीछे छिपा रखा था, लेकिन जब सच सामने आया तो देश चौंक गया। पहले भी छापेमारी 2 बार हुई है प्रदेश की पुलिस के साथ मिलकर के और उसी के आधार पर जांच पहले से चल रही थी। जब उसके जानकारियां हुई उसी के आधार पर छापे पड़े हैं और जो जानकारियां आई हैं, जो सबूत और तथ्य मिले हैं, उसी के आधार पर कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे ही, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो, अमित शाह की रैली हो या आरएसएस के नेता उनके निशाने पर। ये सब जांच चल रही है, जांच पूरी होगी तो निश्चित रूप से आपको शेयर करेंगे। किस तरह से सर वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे? टेरर लिंक्स भी सामने आए हैं। अभी सारी, जैसे मैंने कहा, अभी जांच चल ही रही है, लेकिन इतनी जांच हो चुकी है जिससे ये लगता है कि ये संगठन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में और देश की कानून व्यवस्था को खराब करने के लिए अपना काम कर रहा था। जांच एजेंसियों का टारगेट ही यही था, पीएफआई को जड़ से खत्म करना, उसे हिस्ट्री बनाना, उसका नामो निशान मिटाना। आज उसका पहला स्टेप ले लिया गया है, लेकिन अभी कई और स्टेप बाकी हैं। पीएफआई 3 तरह के सपोर्ट बेस पर काम करता था। नंबर 1 जो डायरेक्ट पीएफआई के लिए काम करते थे, उनमें से कई जेल के अंदर हैं, तो अभी कई ऐसे हैं जो अंडरग्राउंड हैं। पीएफआई के पास दूसरा हथियार था उसका प्रॉक्सी फोर्स, यानी सोशल मीडिया वाली टीम जो डिजिटल मीडिया में फील्डिंग करने लगे। ये वही लोग हैं जो कर्नाटक में हिजाब से लेकर शाहीन बाग के सीए वाले प्रोटेस्ट तक हर जगह पीएफआई को डिजिटल सपोर्ट देते थे। और पीएफआई का तीसरा सपोर्ट बेस था तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां और उनके नेता। लगातार पिछले कई सालों से इस संदर्भ में सारे एविडेंसेस जमा किए जा रहे हैं, इनकी एक्टिविटीज पर नजर रखी जा रही है
और विशेष रूप से केरल जैसे राज्य में सबसे पहले ये मांग उठी कि पीएफआई को बैन करना चाहिए। उसके बाद अलग अलग राज्यों में भी इन्होंने कार्रवाई शुरू की। ये विशेष रूप से जो माइनॉरिटीज़ है उसमें घुसकर वहाँ पर अनरेस्ट निर्माण करना, वहाँ पर इंडोक्ट्रिनेशन करना, लोगों को इंडोक्ट्रिनेशन करके लोगों के माइंड्स को पोल्यूट करना, इस प्रकार के काम ये करते हैं। सीधे हिंसा में भी इनका हाथ है, कई प्रकार के गैरकानूनी धंधों में भी इनका हाथ है और ऐसे भी सबूत धीरे धीरे सामने आ रहे हैं कि इनके माध्यम से कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा था, कुछ लोग हिट लिस्ट पर रखे जा रहे थे। तो ऐसी कई चीज़ें इसमें है। विशेष रूप से इन्होंने फंडिंग की भी अपनी व्यवस्था की है, छोटे छोटे अकाउंट निकालकर उसके माध्यम से किसी के ध्यान में ना आए इस प्रकार से ये टेरर फंडिंग कर रहे थे। ऐसी कई चीज़ें बाहर आई है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर अब आने वाले दिनों में हम लोग कार्रवाई करेंगे। पीएफआई पर इतनी बड़ी कार्रवाई की कहानी अगस्त महीने में गृह मंत्री अमित शाह के कर्नाटक दौरे से शुरू होती है। अमित शाह कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और राज्य के गृह मंत्री अरगा ज्ञानेंद्र के बीच एक बैठक होती है और यहीं से पीएफआई के खिलाफ एक्शन की शुरुआत होती है। अमित शाह दिल्ली लौटते ही तेज तर्रार अधिकारियों की टीम रेडी करते हैं। अगस्त के आखिरी हफ्ते में अमित शाह और एनएसए अजित डोवाल की मीटिंग होती है। बैठक में पीएफआई के खिलाफ पूरी योजना को जमीन पर उतारने का खाका खींचा जाता है। बैठक के बाद काम करने के लिए टीमें गठित होती हैं जिनका काम था पीएफआई नेटवर्क की मैपिंग, पीएफआई फंडिंग का पता करना और सबूत इकट्ठा करना, पूर्व में हुए सभी दंगों और घटनाओं के खिलाफ फिर से जांच करना, लोगों को उकसाना, उनको विभाजन की ओर प्रेरित करना, उनसे चंदा लेना, फंडिंग कराना, धमकाना, डराना और पैसे का उपयोग लोगों को मारने तक में किया। जैसा केरल में आपने देखा होगा, जैसे आपने कर्नाटक में देखा होगा, उड़ीसा में देखा होगा। नहीं, हत्याएं की हैं, हाथ नहीं काटा है, हत्याएं की, हत्याओं के सबूत मिले। सिमी का नेटवर्क जहां जहां था वहां इनके ज्यादा तार फैलते हुए से दिखते थे, जिसको वो कर दिया। अब मध्य प्रदेश में स्लीपर सेल निश्चित तौर पर मौजूद होंगे। इन स्लीपर सेल पर किस तरीके से अब कार्रवाई होगी, क्योंकि लगातार सिमी पर भी आपने किया, जमायत उल मुजाहिदीन जो है बांग्लादेश, उसको भोपाल से किया था, किस तरीके से अब इनको करने की कार्रवाई रहेगी? लगातार पुलिस की कार्रवाई मध्य प्रदेश पुलिस की जारी रहेगी और एक एक स्लीपर सेल को ढूंढ के निकालेंगे और नेस्त नाबूद करेंगे। पीएमओ से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस पूरे प्लान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा गया। उनसे हरी झंडी मिलने के बाद अजित डोवल ने अपना काम शुरू कर दिया। अजित डोवल ने केरल के टॉप पुलिस अफसरों के साथ बैठक की। इसके बाद वो मुंबई पहुंचे। यहां भी उन्होंने राजभवन के सुरक्षा अधिकारियों के साथ मीटिंग की। महाराष्ट्र के टॉप पुलिस अधिकारियों से भी बात की। 15 सितंबर को डोभाल ने एनआईए और ईडी के अधिकारियों के साथ बैठक की और पूरे एक्शन की जानकारी दी और कुछ दिनों में ऑपरेशन ऑक्टोपस शुरू हो गया। पता चला कि पीएफआई का प्लान आरएसएस की छवि खराब करके देश की 60% आबादी को उसके खिलाफ करना था। ऑपरेशन ऑक्टोपस की पहली रेड में खुलासा हुआ कि पीएफआई के पास बड़े पैमाने पर विदेशों से पैसा आ रहा है। रियल एस्टेट और मनी लॉन्ड्रिंग भी फंडिंग का जरिया थी। हज के नाम पर भी जमा होती थी फंडिंग। पीएफआई से जुड़े कई संगठन दुबई में पीएफआई के फ्रंट के तौर पर काम कर रहे थे। ओमान में सोशल फोरम नाम से संगठन चलाया जा रहा था। वहां से भी मोटी रकम इंडिया में डाइवर्ट हो रही थी। भारतीय छात्रों की मदद से पीएफआई ने तुर्की में भी जड़ें जमाई, वहां से भी फंड मंगाए। कुवैत में केआईएसएफ के नाम से एक्टिव था पीएफआई। ये ग्रुप कुवैत के अमीर कर्मचारियों और कारोबारियों को टारगेट करता था। उन्हें बाद में हिंसा और बाबरी मस्जिद तोड़ने के वीडियो दिखाकर कट्टरपंथी बना दिया जाता था। ओमान में सीएफ के नाम से ऑपरेट कर रहा था पीएफआई। यह संगठन सीरिया में इस्लामिक स्टेट का समर्थक था। सारी डिटेल इकट्ठा होने के बाद वक्त था पूरे प्लान को जमीन पर उतारने का और 2 अलग अलग दिनों की छापेमारी ने पीएफआई की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। जांच एजेंसियों ने एक एक डिटेल इकट्ठा की, बस उसे सबूतों के साथ इस संगठन की पोल खोलनी थी। पीएफआई को इसीलिए जल्दबाजी में बैन नहीं किया गया। 5 साल से पीएफआई ने जितने बड़े बड़े कांड किए सबकी फाइल खंगाली गई, सारे दस्तावेज निकाले गए और 28 सितंबर सुबह वो फैसला ले लिया गया जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। विंटर इज कमिंग और चीन कोई गड़बड़ी ना करे इसलिए भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। पिछले 29 महीने से चीन झगड़ा करने का बहाना ढूंढ रहा है। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक
3,488 किलोमीटर लंबे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना मुस्तैद है। इस बार तरीका थोड़ा बदला गया है, रणनीति भी थोड़ी बदली जा रही है। हथियार भी आप अपने होंगे, तारीख भी अपनी होगी। इसलिए इस वक्त M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर K9 वज्र तोपों को चीन बॉर्डर पर तैनात किया गया है। तहखाने की 6 रेजिमेंट पहले से तैयार है और अब 7वें रेजिमेंट की तैयारी है और इस वक्त पोखरण में प्रैक्टिस भी की जा रही है। पोखरण में जहां इंडियन आर्मी वॉल ड्रिल कर रही है, ऑन द लोकेशन ग्राउंड जीरो पर हमारे डिफेंस एडिटर पहुंचे हैं और वहां से आपके लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है। आप भी देखिए। चीन पाकिस्तान पर यह धमाका भारी है। इंडियन आर्मी की तोप वाली तैयारी है। यह धमक M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप की है जो भारत चीन बॉर्डर पर तैनात की गई है। M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर की 6 रेजिमेंट आर्मी में शामिल हैं। यह 7वीं रेजिमेंट की तैयारी है। हम आपको इधर दिखा दें तो ये इस समय 7th रेजिमेंट का ट्रायल चल रहा है। उसके साथ साथ ये चारों तरफ यहाँ पर गन्स लगी हुई हैं और यहाँ पर इफेक्टिवली ये 4.5 टन की ये M777 अल्ट्रालाइट होवित्जर, जिसका वेट है, चिनूक से इसे आसानी से फ्लाई किया जा सकता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल के अलग अलग जगहों पर इसे डिप्लॉय किया गया है और इसकी इफेक्टिवनेस बात की है कि अपने पूरे एरिया को 39.5 किलोमीटर के इफेक्टिवली ये ध्वस्त करने की इसकी काबिलियत है। नॉर्दर्न इंडो चाइना बॉर्डर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के करीब 2142 किलोमीटर तक, ईस्टर्न इंडो चाइना बॉर्डर सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश की 1346 किलोमीटर तक दुश्मन के हर वार का जवाब है M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर। हमारे साथ मेजर सुमित हैं। सर, कितनी काबिलियत है इस गन की और इस समय जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जैसे उससे करेक्शन किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, कैसे ये फंक्शनिंग है इसकी? ये गन एक सेमी ऑटोनोमस गन है। इस गन में हमें एक फैसिलिटी दी गई है, गन मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे कि हम इसे ऑटो ओरिएंट और ऑटो फिक्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस गन के ऊपर काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। उनसे हमारे नंबर 1 को ये मदद मिलती है कि वो गन को ऑटोमेटिक ले कर सके और ये नंबर 3 तक पहुंचा सके, जो गन को ले करता है और उसको स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ टारगेट तक, राउंड तक को पहुंचाता है। इस गन में हमें एक और फैसिलिटी मिलती है जिसमें कि गन एम्प्लेसमेंट यानी गन का प्लेटफॉर्म पे आना लगभग 3 मिनट लेता है और गन को ले जाने के लिए लगभग 2 मिनट लगते हैं। कुल मिला के कितनी इफेक्टिव रेंज है और 1 मिनट में कितने राउंड फायर कर सकता है, और इफेक्टिवनेस के साथ साथ ये इजीली इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है? हाँ, ये एक लाइट वेट होवित्जर है, तो इसे मूव करना बहुत आसान रहता है, जिसमें हम इसे FAT के द्वारा और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और चिनूक के द्वारा मूव कर सकते हैं। इसका रेट ऑफ फायर 1 से 4 राउंड्स है, जो कि 2 मिनट में किया जा सकता है और इस गन को प्लेटफॉर्म पे लाते ही हम रेडी कर सकते हैं। और आप देखें तो यहाँ पर अलग अलग एलिवेशन में पूरी तैयारी के साथ गन्स को डिप्लॉय किया गया है। जहां एक तरफ इफेक्टिवनेस के साथ यहाँ पर गन फायर हो रहा है, तो 7वें रेजिमेंट को अब भारतीय सेना का हिस्सा बनाने की पूरी तैयारी है। ये इस समय पोखरण फायरिंग रेंज में लगातार फायरिंग की जा रही है और फायरिंग करने का मेन मकसद ये है क्योंकि 6 रेजिमेंट ऑलरेडी M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर की भारतीय सेना का हिस्सा बन चुकी है। 7वीं रेजिमेंट को जल्द से जल्द भारतीय सेना का हिस्सा बनाया जाएगा। जो चैलेंजेस हैं खासतौर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसके लिए ये काफी गेम चेंजर के तौर पर इस गन को देखा जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद मॉडर्न वॉर सिनारियो में तोपखाने का रोल और भी बढ़ गया है। ये बात साफ हो गई है कि जिसका तोपखाना ताकतवर है उसकी युद्ध में बढ़त तय है और ये तैयारी इंडियन आर्मी के तोपखानों को और भी मजबूत करने की है। आने वाले दिनों में तोपखाने में तकरीबन 5000 से ज्यादा आर्टिलरी गन शामिल होंगे। 100 और K9 वज्र तोप को शामिल किया जाएगा।
K9 वज्र में माइनस डिग्री के लिए विंटर किट भी लगाई गई। मतलब चीन या पाकिस्तान से युद्ध की हालत में तैयारी पूरी है। मॉडर्न वॉर में इंडियन आर्मी की तोपें तैयार हैं। इस समय इंडियन आर्मी में 4 पिनाका रॉकेट रेजिमेंट है। आने वाले दिनों में 6 और पिनाका रॉकेट रेजिमेंट में शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ एक धनुष की रेजिमेंट नॉर्दर्न बॉर्डर पर तैनात की गई है। दुश्मनों की गोली बारूद को पकड़ने के लिए स्वाति राडार को भी भारत चीन और भारत पाकिस्तान की सरहद पर तैनात किया गया है। मतलब अगर दुश्मन की तरफ से गोलाबारी हो रही है तो उसकी पूरी रेंज राडार पर होगी और जवाब जोरदार होगा। मॉडर्न वॉर के लिए तोपखाना जरूरी है और उससे भी ज्यादा तोपखाने को लेकर आत्मनिर्भरता जरूरी है। जिस देश के पास खुद का तोपखाना है, दुश्मन के होश उड़ाने के लिए काफी है। अच्छी बात यह है कि आर्मी की ताकत स्वदेशी एडवांस टोड आर्टिलरी गन यानी ATAGS गन बढ़ा रहे हैं। आजादी के 75 साल के बाद जिस आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे, 75 साल के बाद वो आवाज सुनाई दी है। 75 साल के बाद लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको ये बात, एक आवाज उसे नई प्रेरणा, ताकत नहीं देगी। दुश्मनों को जवाब देने के लिए तोपखाने की ताकत जरूरी है, इसलिए 7वीं रेजिमेंट की तैयारी की जा रही है। आने वाले दिनों में आर्टिलरी रेजिमेंट में लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन भी दिखेंगे, जिसे आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने में सक्षम। दुश्मन की टोह लेने के लिए UAV की तैयारी। 70 से 120 किलोमीटर रेंज के UAV भी जल्द सेना में शामिल होंगे। ये भारतीय सेना की M777 अल्ट्रालाइट होविट्जर है, जो इस समय 6 रेजिमेंट भारतीय सेना का हिस्सा बन चुकी है। अब 7वीं रेजिमेंट का यहाँ पर पोखरन रेंज में ट्रायल चल रहा है। पूरी तैयारी की गई है। 39.2 किलोमीटर इसकी इफेक्टिव रेंज है और ठीक सामने यहाँ पर जो M777 अल्ट्रालाइट होविट्जर है, ये फायर करते हुए अलग अलग एलिवेशन में दिखाई दे रही है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय K9 वज्र T 100 की संख्या में भारतीय सेना को जल्द मिलने वाली है। 6 पिनाका की जो और रेजिमेंट है वो मिलेगी। धनुष नॉर्दर्न बॉर्डर पे एक रेजिमेंट डिप्लॉय हो चुकी है और इसीलिए अब भारतीय सेना मॉडर्न वॉरफेयर के तहत आर्टिलरी रेजिमेंट, जैसे गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है, उसको और सशक्त करने के लिए अलग अलग रेंजेस के UAV ले रही है, ताकि जो OP ऑफिसर्स हैं उनको पूरी जानकारी मिल सके और सटीक जानकारी के साथ लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी हों, ताकि इससे इफेक्टिवली जो एनिमी पोजीशन है उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके। आज सोशल मीडिया पर जिनपिंग की एक्सपो वाली तस्वीर जबरदस्त वायरल है, क्योंकि उसके साथ उठने वाले सवाल हैरान करने वाले हैं। लोग कह रहे हैं कि एक्सपो में दिखने वाले जिनपिंग असली नहीं है। चीन ने डुप्लीकेट प्रेसिडेंट को दिखाया है, तो क्या एक्सपो में जिनपिंग के हम शक्ल आए थे? ये जो बातें कही जा रही हैं उसके पीछे कई थ्योरीज भी बताई जा रही हैं। हमने जिनपिंग की असली नकली वाली पहेली को जरा समझने की कोशिश की है। इस तस्वीर को चीन ने बहुत घुमाया। सरकारी टेलीविजन पर दिखाया, सरकारी अखबारों में छपवाया। चीन ने इन तस्वीरों का खूब प्रचार करवाया। चीन की सरकार ने यह बताने की कोशिश की है जो अफवाह चल रही है वो गलत है। चीन में तख्ता पलट नहीं हुआ है, जिनपिंग हाउस अरेस्ट नहीं है। लेकिन इन तस्वीरों के आने के बाद भी खबरों का बाजार बंद नहीं हुआ। अब सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ी है, नए सवाल खड़े हुए हैं। ये असली नहीं नकली जिनपिंग है, ये जिनपिंग फेक है, सबूत अनेक हैं। समरकंद SCO मीटिंग के 10 दिन बाद आई एग्जीबिशन की इसी तस्वीर पर कई एक्सपर्ट शंका जाहिर कर रहे हैं। इस तस्वीर में दिख रहे जिनपिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस तस्वीर में कई राज हैं, ये असली नहीं नकली जिनपिंग है। ऐसा कहने वाले इसके पीछे कई थ्योरी दे रहे हैं।
थ्योरी नंबर 1 कह रही है एग्जीबिशन में दिख रहे जिनपिंग का कान पुराने जिनपिंग की तस्वीर में दिख रहे कान से अलग है। ये तस्वीर एक्सपो के सीसीटीवी से ली गई है जिसमें ये जिनपिंग के दाहिने कान की तस्वीर है। पुरानी तस्वीर कान लंबा दिख रहा है, नई सीसीटीवी वाली तस्वीर में कान गोलाई में नजर आ रहा है। पुरानी तस्वीर कान में गहराई दिख रही है, नई सीसीटीवी वाली तस्वीर में कान उभरा हुआ नजर आ रहा है। पुरानी तस्वीर कान का निचला हिस्सा छोटा दिख रहा है, जबकि नई सीसीटीवी वाली तस्वीर में निचला हिस्सा बड़ा नजर आ रहा है। इन डिफरेंस को दिखाकर लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं क्या ये जिनपिंग असली है। एक नहीं कई थ्योरियां चल रही हैं, जिसमें एक तस्वीर ये भी जो सोशल मीडिया पर चल रही है। थ्योरी नंबर 2 कहा जा रहा है 2 तस्वीर दिखाई गई हैं, इसमें भी एक तस्वीर नई है और दूसरी पुरानी है। दाईं ओर वाली तस्वीर शी जिनपिंग की पहले की तस्वीर है, जबकि बाईं वाली तस्वीर 24 घंटे पहले एक्सपो की है। पुरानी तस्वीर में जिनपिंग की डबल चिन दिख रही है, गला मोटा है जो अक्सर उम्र के साथ बढ़ता जाता है, लेकिन एक्सपो वाले फुटेज में जिनपिंग का डबल चिन गायब है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें डालने वाले का तर्क यही है कि जिनपिंग का सच छुपाया जा रहा है, तो क्या यह असली जिनपिंग नहीं है? इन दोनों तस्वीरों को दिखाने वालों की तीसरी थ्योरी जिनपिंग की उम्र को लेकर है। दाहिनी और पुरानी वाली तस्वीर में जिनपिंग ओरिजिनल 70 साल के दिख रहे हैं, जबकि एक्सपो की फोटो लोग 50 से 60 के बीच की जिनपिंग की बता रहे हैं। आखिर 10 दिन में ऐसा क्या हो गया कि जिनपिंग का इतना बड़ा चेंज ओवर हो गया? तो क्या चीन ने असली जिनपिंग को छुपा दिया है और नकली जिनपिंग निकाल दिया है? सच क्या है? सवाल यह है कि असली और नकली जिनपिंग को लेकर बहस तेज हो गई है। चौथी थ्योरी में भी जिनपिंग की एक्सपो वाली तस्वीर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिनपिंग की एक्सपो वाली यह तस्वीर 27 सितंबर की है, जिसे चीनी मीडिया खूब फ्लोट कर रहा है, लेकिन इस तस्वीर पर सोशल मीडिया पर सवाल खड़ा हो रहा है। 27 सितंबर को बीजिंग में दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन इतने टेम्परेचर पर जिनपिंग ने जैकेट पहनी है, शर्ट के ऊपर एक डबल जैकेट, कुल मिलाकर 3 पर्दे। इसके पीछे तर्क है कि ये नया नहीं पुराना वीडियो है जिसे बदल कर पेश किया गया है, इसीलिए ये पूरा वीडियो फर्जी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।